जी तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। आज एक और MD-CAT MCQ हम सॉल्व करेंगे। दिस इज अ केस ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। आज हम देखेंगे कि 3 डायमेंशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग 8 मीटर ईस्ट, देन मूव टुवर्ड 6 मीटर नॉर्थ एंड देन 10 मीटर अपवर्ड। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, सो यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ केस ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्टिकल की मोशन 8 मीटर ईस्ट की तरफ हुई, जिसे आप एक्स एक्सिस कंसीडर करें। देन 6 मीटर नॉर्थ वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन 10 मीटर अपवर्ड जो कि जी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 एक्सिस के ऊपर मोशन चल रही। सो दिस इज अ केस ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन वेक्टर को यहां पे डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर जो है एक पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा, जिसे आप लिखेंगे एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। तो यहां पे अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, एंड देन अपवर्ड मोशन को हम अलोंग जी एक्सिस, यानी इसे आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, इसे आप वाई एक्सिस कह सकते हैं, और ये आपका जी एक्सिस है। तो स्टार्ट में हम देखते हैं कि 8 मीटर ईस्ट की तरफ एक पार्टिकल की मोशन है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 8 मीटर ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, यहां पहुंच गए। देन हम 90 डिग्री टर्न होंगे और नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ कितना ट्रेवल करना है स्टूडेंट? 6 मीटर। अब उसके बाद 10 मीटर अपवर्ड मोशन हुई। सो अपवर्ड का मतलब आपने स्पेस के अंदर लेना है, इस डायरेक्शन में। सो आप इमेजिन करें कि ये बोर्ड मार्कर, इसकी लेंथ लेट्स सपोज 10 मीटर है। तो यहां से आप ट्रेवल करेंगे यहां तक। अब जब यहां पे आप पहुंच जाएंगे तो दिस इज योर फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन में हमने क्या सीखा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपने स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल आप यहां पे हैं, तो इस पॉइंट को आप ओरिजिन के साथ कनेक्ट करें थ्रू अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, स्पेस के अंदर होगा, इमेजिन करें उसे। तो स्पेस के अंदर एक पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, जिसे आप लिख सकते हैं कि दैट पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम origin or relative to reference point. So that will be equal to 8i unit vector plus 6j unit vector plus 10k unit vector. Now you have to find displacement, and displacement क्या होगा? इस position vector का magnitude होगा। तो displacement is equal to r, which is equal to x component square plus y component square plus z component square. तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपके पास? 64 plus 36 plus 100, that become 200, and you can write it as 2 multiplied by 100. अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट तो 10 होता है, या इसे आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 100 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो जो ऑप्शंस हमें गिवन है उनमें देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन इज 4 मीटर, सेकंड ऑप्शन इज 0, थर्ड ऑप्शन इज 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर इंजीनियर मोहम्मद यामीन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्वांटम रैम। स्टूडेंट्स, मैंने फिजिक्स MD-CAT सीरीज का आगाज कर रखा है, और अपने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को ब्रीफली समझा, जिसमें हमने डिफरेंट MD-CAT और E-CAT MCQs की भी प्रैक्टिस की। तो मेरा मकसद यही है कि आपके MD-CAT या E-CAT के सफ़र को आसान बना सकूं। और अगर आप MD-CAT E-CAT स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस वीडियोस, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर परेशान हैं तो उसके ऊपर लेक्चर नंबर 2 देखें, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और मेरे इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 70% ऑडियंस जो है वो विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रही है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लेक्चर को देखते हैं हम। लेक्चर नंबर 3 हमारा आज का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टेक्निकल पार्ट है, ग्राफिकल पार्ट, जो कि MD-CAT स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान रखता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें से लातादाद MCQs हैं जो MD-CAT, E-CAT, NUMS में आ चुके हैं और आते भी हैं हर साल। सो
ग्राफिकल पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ क्या होते हैं, लीनियर डायरेक्ट रिलेशन, पावर के साथ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, स्लोप ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, और डिफरेंट एग्जांपल और डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, पेशेंटली देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा और इस लेक्चर के एंड पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मैं दूं तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं आज के इस लेक्चर का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ जो है वो एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान एक विजुअल रिलेशनशिप होता है जिसे हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जिसे आप एक डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ होता है, एक इनवर्स रिलेशन का ग्राफ होता है। आप उस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ किस तरह वेरी कर रही है। तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ जो है वो हमेशा दो वेरिएबल्स के दरमियान ड्रॉ किया जाता है। एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स एक्सिस, और दूसरा हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे आप वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं। अभी मैंने कोई क्वांटिटी नहीं ली, जो कि लेटर ऑन मैं क्वांटिटी के साथ एग्जांपल दूंगा आपको। तो ग्राफ कोई भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं स्लोप से। ग्राफ की स्लोप का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, स्लोप ऑफ ग्राफ, जिसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है, जिसे आप टेन थीटा भी लिख सकते हैं, जिसे राइज ओवर रन से भी आप समझ सकते हैं, जिसे आप चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सिस से कैलकुलेट कर सकते हैं, और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ किस तरह वेरी कर रही है, या एक ग्राफ कितना राइज कर रहा है वाई एक्सिस में, उसमें कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय कितना रन कर रहा है एक्स एक्सिस पे, कितना चेंज आ रहा है। तो स्लोप, ग्रेडियंट, टेन थीटा, राइज ओवर रन, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये सारी इक्वेशंस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम तो मोस्ट सिंपल केस देखेंगे जिसमें हम डिफरेंट ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि यहां से अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो जब भी आपने ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी हो, आप करेंगे ये कि जो वाई एक्सिस के ऊपर आपकी क्वांटिटी है या जो वेरिएबल है उसमें चेंज डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस है उसमें चेंज लिखेंगे। तो इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी ना किसी क्वांटिटी की, या स्लोप इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह आप टेन थीटा से भी वो स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर हम ग्राफ के एरिया की बात करें तो एरिया को भी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। एरिया के लिए आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस। जो क्वांटिटी आपके पास वाई एक्सिस पे है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है। तो इससे भी आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि हम लेटर ऑन एग्जांपल से समझते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं। पहला ग्राफ मैं ले रहा हूं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, स्प्रिंग के केस में, कि जैसे एक स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सटेंशन क्रिएट होती है। जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सटेंशन विद इन दी इलास्टिक लिमिट। जहां तक हुक्स लॉ ओबे होगा ये ग्राफ स्ट्रेट रहता है। तो अब इस ग्राफ की स्लोप से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है और एरिया से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, जहां तक ताल्लुक है स्लोप का, तो स्लोप क्योंकि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंशन है एक्स। एफ ओवर एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे ग्राफ, पावर ऑफ वेरिएबल्स, डायरेक्ट रिलेशन डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे ग्राफ फॉर इनवर्स रिलेशन। अच्छा, अब हम डिफरेंट ग्राफ डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट पावर्स होंगी वेरिएबल्स की। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा कि दो वेरिएबल है ए एंड बी, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सेकंड है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, और थर्ड है हमारे पास ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पावर 3 या बी क्यूब, और फोर्थ हमारे पास है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पावर 4। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से इसकी क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, अगर तो आपको कहा जाए ग्राफ बिटवीन ए एंड बी, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि आपके पास ए जो है वो अलोंग वाई एक्सिस लिया जाएगा और बी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस आप ले लेते हैं लेट से।
तो क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है तो ये एक और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी के साथ जो दूसरा ग्राफ है इसके दो केसेस हैं। इसे देखिए, अगर आपको पूछा हो कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो इसके दो केसेस हैं, दो तरह के ग्राफ इसके बन सकते हैं। पहला ग्राफ ये कि अगर तो आपको कहा जाए कि आप ए का ग्राफ बनाएं बी स्क्वायर के साथ, तो फिर तो ये ग्राफ आएगा स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये ग्राफ आपने ड्रॉ करना है किसका किसके साथ, ए का आपने ग्राफ बनाना है बी के साथ, बी स्क्वायर के साथ नहीं दे रहा मैं, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स जो ग्राफ है आपका वो बेंड होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व होगा, और वो जिस वेरिएबल की पावर होगी उससे अवे बेंड होगा, ये याद रखिएगा आप। सो बी की पावर 2 है तो इस वेरिएबल की पावर आ रही है, इससे अवे बेंड हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपने कि जिस वेरिएबल की पावर होगी ग्राफ हमेशा उससे अवे बेंड होगा। इसको समझना है तो इस तरह समझें, ज्यादा चेंज आएगा। जैसे ए को आप इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू बी स्क्वायर। अब देखिए, अगर हमारे पास बी की वैल्यू 1 हो तो ए की वैल्यू भी 1 आती है। लेट्स से ये 1 है तो ये भी 1 है, और अगर बी की वैल्यू 2 हो तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू 4 आएगी। देखिए, अगर यहाँ पे b की वैल्यू 2 में पुट करूं तो 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या आएगी 4। तो लेट्स से ये हमारे पास 2 है तो ये वैल्यू 4 पे चली जाएगी, यानी इसमें ज्यादा ऊपर ज्यादा चेंज आएगा, तो ये ग्राफ राइज कर जाएगा। तो इस तरह आपने समझना है कि जिस वेरिएबल की पावर होगी उससे हमेशा ग्राफ अवे बेंड होगा। तो इसके साथ हमारा अगला जो ग्राफ है वो ये वाला है। इसको देखें, हमारे पास इसके भी दो ही केसेस हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। तो इसमें दो तरह के ग्राफ दोबारा बन सकते हैं। पहला ग्राफ, अगर आपको कहा जाए a और किसके दरमियान बनाना है आपने, b क्यूब के साथ, तो a का b क्यूब के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, फिर तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और अगर हम बात करें कि a और b के दरमियान ग्राफ बनाएं, तो फिर ये स्टूडेंट्स क्या होगा, क्योंकि b की पावर 3 है तो वही केस जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया, a इज इक्वल टू बी क्यूब। अब अगर आपके पास b 1 हो तो a भी 1 आएगा, अगर b की वैल्यू 2 हो तो 2 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगी। अगर b की वैल्यू 3 हो तो 3 की पावर 3 क्या होगी स्टूडेंट्स, 27 हो जाएगी। तो ये ग्राफ देखें, a की वैल्यू में इतना चेंज नहीं आएगा, सॉरी b की वैल्यू में इतना चेंज नहीं आएगा, a की वैल्यू में ज्यादा चेंज आएगा। सो लेट्स से यहाँ पे ये 1 है तो ये भी 1 है, और अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाता है 8, ये यहां पे चला जाएगा। तो ये ग्राफ अगेन राइज करेगा अलोंग वाई एक्सिस, और इसमें हम बात करेंगे कि ये जिस वेरिएबल की पावर होगी उससे हमेशा अवे बेंडिंग होगी। ये बात आप लिख लें कि जिस वेरिएबल की पावर होगी ग्राफ हमेशा उससे अवे बेंड करेगा। अब इसी तरह एक और रिलेशन भी है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पावर 4, वो आप खुद ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे सारे ग्राफ जो है वो कंपैरिजन कर देता हूं आपको एक साथ ड्रॉ करके। देखिए, मेरे पास अगर यहां पे 3 डिफरेंट कर्व हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, और ये तीसरा कर्व है, तो ये डिफरेंट कर्व डिफरेंट रिलेशंस को शो कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस वही वैल्यू a है और अलोंग एक्स एक्सिस क्या है b। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर तो a का b के साथ डायरेक्ट रिलेशन देखो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो इसमें शामिल नहीं है, तो ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है किसको, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ये वाला ग्राफ शो कर रहा है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब, और ये वाला ग्राफ शो कर रहा है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b पावर 4। जितना ज्यादा पावर होगी वेरिएबल की, ग्राफ की बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, उस वेरिएबल से अवे बेंड होगा। तो b वेरिएबल x एक्सिस पे मौजूद है, इससे अवे बेंडिंग मतलब y एक्सिस की तरफ बेंडिंग। अब जो ग्राफ ज्यादा बेंड हो रहा है उसमें b की पावर ज्यादा है या वेरिएबल की पावर ज्यादा है। तो ये आपने याद रखने हैं। डिफरेंट ग्राफ आपके सामने मैंने ड्रॉ किए। इसी के साथ एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखें वी स्क्वायर के साथ किस तरह होता है। तो इसमें भी दो केसेस, अगर मैं आपसे कहता हूं ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वी स्क्वायर, तो डायरेक्ट रिलेशन है, फिर तो हमारे पास जो है वो ग्राफ किस तरह का बनेगा, काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर, तो ये ग्राफ आपके पास आएगा स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं यहां पे लिखूं
ये काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे V लिखूं, तो अब देखें पावर किसकी है स्टूडेंट्स, V की, तो इससे अवे बेंडिंग होगी ग्राफ की, तो ग्राफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी की तरफ यानी y एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगा। तो जिस वेरिएबल की पावर होती है उससे हमेशा अवे बेंडिंग होती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा, स्क्वायर रूट रिलेशन है 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ, वैल्यू ऑफ G और 2 पाई तो हो जाएंगे कांस्टेंट। इसका मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। तो वैसे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि लेंथ के साथ टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो वेरी करता है। तो इसी के साथ देखें, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर आपको कोई इस तरह का फंक्शन दिया जाता है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, आप स्क्वायर रूट खत्म कर लें, स्क्वायर ले लें। अब देखें ग्राफ देखते हैं, फिर से दो ग्राफ बनेंगे। एक तो अगर आप लेते हैं टी स्क्वायर और इधर लेते हैं एल, तो टी स्क्वायर का एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ग्राफ आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन। और अगर टी और एल की बात करें, वाई एक्सिस पे हम टी स्क्वायर नहीं बल्कि टी ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम एल ले रहे हैं, तो देखिए रिलेशन के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब अकॉर्डिंग टू रूल कंडीशन कि जिस वेरिएबल की पावर होगी ग्राफ उससे अवे बेंड होगा, तो अब पावर तो इसकी है जो वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शन है, तो ग्राफ हमारा अब एक्स की तरफ बेंड होगा। सो ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली ये डायरेक्ट रिलेशन और पावर वेरिएबल के जो ग्राफ हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, इनकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन के केसेस। तो इनवर्स रिलेशन के केसेस भी आपने समझना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। देखें इस ग्राफ को, ए और यहां पे बी, तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ जो है स्टूडेंट्स वो कर्व होता है। ये इनवर्स रिलेशन का ग्राफ है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ग्राफ बिटवीन ए एंड 1 ओवर बी, दूसरा एस्पेक्ट इसका कि वाई एक्सिस के लॉन्ग में ए ले रहा हूं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग में बी नहीं ले रहा बल्कि 1 ओवर बी, तो क्या हम इसे ऐसे रीड कर सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर बी? दो तरह से आप इसे रीड कर सकते हैं, आइदर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर बी। अब क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है ए का 1 ओवर बी के साथ, तो ये ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब हम देखते हैं पावर के साथ। स्टूडेंट्स देखें, अगर पावर है 1 ओवर बी स्क्वायर, जैसे वहां पे हमने कहा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, यहां 1 ओवर बी स्क्वायर, तो यहां फिर से दो ग्राफ बनेंगे। पहला ग्राफ क्या बनेगा, बिटवीन ए एंड 1 ओवर बी स्क्वायर, तो ए का 1 ओवर बी स्क्वायर के साथ तो है डायरेक्ट रिलेशन, तो वो तो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि नहीं जी मुझे ग्राफ चाहिए ए और बी के दरमियान, तो ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास बी आ गया। अब इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है और पावर किस वेरिएबल की है, बी की, तो बी से अवे बेंड होगा। अब बी से अवे बेंड होगा तो मतलब वाई एक्सिस की तरफ बेंड होगा, बी एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा है ना, तो इसकी पावर है, इससे अवे बेंड होगा मतलब वाई एक्सिस की तरफ बेंड होगा, तो ग्राफ आपका ज्यादा स्टीप हो जाएगा। मैं एंड पे कंपैरिजन करके दोनों ग्राफ इकट्ठे बना के समझाऊंगा आपको। इसी तरह अगर हमारे पास एक रिलेशन हो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब, और मैं आपसे कहूं कि ग्राफ बनाएं आप किसका किसके साथ, ए का बी के साथ, अगर तो मैं कहता हूं ए का 1 ओवर बी क्यूब के साथ बनाएं तो वो तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर ए का बी के साथ मैं कहता हूं तो ये भी आपके पास क्या होगा, ऐसे होगा। अब देखिए ये ज्यादा स्टीप है, ये ज्यादा इसकी स्लोप या ये ज्यादा ए की तरफ बेंड हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस वेरिएबल की पावर, बी की पावर है ना 3, जिस वेरिएबल की पावर होती है उससे अवे बेंड होता है दूसरे एक्सिस की तरफ। तो अब हम तीनों ग्राफ इकट्ठे बनाते हैं जिससे आपको कंपैरिजन समझ आएगा। तो ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी, इसमें तीन ग्राफ आएंगे, एक ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, दूसरा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तीसरा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। तो एक ही पॉइंट से हम स्टार्ट कर लेते हैं इन्हें। पहला ग्राफ आएगा कुछ इस तरह, दूसरा ग्राफ आएगा ऐसे, तीसरा ग्राफ आएगा ऐसे। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो ग्राफ है ये पहले वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, और ये जो दूसरा ग्राफ है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, और ये जो थर्ड ग्राफ है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब।
अब स्टूडेंट्स देखिए, जितना ज्यादा पावर आएगी वेरिएबल की, ग्राफ उतना ज्यादा स्टीप होगा। ये सबसे ज्यादा स्टीप है, इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, और ये उससे कम स्टीप है, ये उससे कम स्टीप है। तो ज्यादा स्टीप कह सकते हैं, या जिस वेरिएबल की पावर है उससे अवे बेंड होगा। तो क्योंकि बी की पावर है तो बी से अवे मतलब वाई एक्सिस की तरफ या ए की तरफ बेंडिंग होगी। तो ये अगर पावर रिलेशन आपके सामने आए तो इस तरह से ग्राफ बनेंगे। अब इसी की एक एग्जांपल है कूलम्स लॉ में से जो रिलेशन है उसका ग्राफ एमडी कैट एमसीक्यू के तौर पर आया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये रेज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब कूलम फोर्स का आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, वो आर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे इस ग्राफ की अगर हम बात करें, लेट से वाई एक्सिस के लॉन्ग हम फोर्स ले रहे हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो 1 ओवर आर स्क्वायर ले रहे हैं, तो फिर तो फोर्स का 1 ओवर आर स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। फिर तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं आर लेता हूं, इसका दूसरा जो केस बन सकता है वो ये है कि ये आपके पास एफ और ये आर। अब देखें, ग्राफ रिलेटिवली ज्यादा स्टीप होगा, ठीक है। और अब अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को एज अ फंक्शन हम लें और डिस्टेंस के साथ प्लॉट करें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है आर स्क्वायर के साथ, इनवर्सली वेरी करती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आर के साथ, ये आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों का ग्राफ अगर हम एक साथ ड्रॉ करें तो दो कर्व मिलेंगे हमें। अब पहला कर्व जो है ये कम स्टीप है, ठीक है, या आर के साथ हम ग्राफ बना रहे हैं। इधर हमारे फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये डिफरेंट ग्राफ थे स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पावर ऑफ वेरिएबल को डिस्कस किया, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। इन ग्राफ्स की आप लाजमी प्रैक्टिस करें तो आपके तमाम ग्राफिकल प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी, तो इसी के साथ हमारे पास कुछ और ग्राफ हैं जिनकी हम स्लोप की बात करेंगे। जैसा कि ये ग्राफ हमारे पास चार्ज और कैपेसिटेंस के दरमियान है। सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, सो क्यू ओवर सी, और क्यू ओवर सी आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, चार्ज और कैपेसिटेंस ग्राफ की स्लोप, वो आपको क्या दे रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं, दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज। इसकी स्लोप अगर हम कैलकुलेट करें तो अगेन फॉर्मूला वही है, y ओवर x, तो f ओवर q, एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है उससे हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी के साथ नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया के दरमियान। तो इसकी स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप आपको मिलेगी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो, उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जो कि बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी है, इसकी अगर स्लोप की बात करें दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, एंड दिस विल गिव यू प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यहां से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट मिलेगा इस ग्राफ की स्लोप से, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ की स्लोप से। तो ये डिफरेंट ग्राफ मैंने यहाँ पे लिख रखे थे जिसकी स्लोप आपने कैलकुलेट की और देखा कि स्लोप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ हम एरिया अंडर द कर्व बात करेंगे। एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप y और x दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे ग्राफ दिया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और आप जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने की बात करूं तो वो होगा y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस, जो कि बनेगा f इंटू डी, दैट विल गिव यू वर्क। तो एफ डी ग्राफ का जो एरिया है उससे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वर्क मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकली ये इक्वल होगा डिस्टेंस के। तो इसका जो एरिया है अगेन वही चीज कि आप
वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस करें तो दैट विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, बाकी एग्जैक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ग्राफ की वो तो ग्राफिकल शेप पे डिपेंडेंट होती है। जैसा ये एक ट्रायंगल बनेगी और ट्रायंगल के केस में जब हम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन बेस आपको जो है ना वो बताया है कि एरिया से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसे आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्राफ थे जिसकी हमने स्लोप और एरिया की बात की। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको दो कर्व दिए हों और स्लोप की रेशो पूछी हो तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। आपको दो कर्व दिए जाते हैं, ये हमारे पास कर्व 1 और ये हमारे पास कर्व 2 एंड लेट्स से ग्राफ 1 का जो एंगल बन रहा है विद एक्स एक्सिस दैट इज 30 और ग्राफ 2 का जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। एक चीज ये ग्राफ है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? अब स्लोप होगी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन, तो इससे एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। अब इन दोनों कर्व की अगर हम बात करें तो कौन से कर्व की स्लोप ज्यादा है? तो स्टूडेंट्स यहां मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा था, स्लोप कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग टेन थीटा। तो सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि स्लोप हमारे पास इक्वल होती है किसके? टेन थीटा के। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप टेन थीटा से मेजर कर सकते हैं। और स्लोप आपको क्या दे रही है? एक्सेलरेशन दे रही है। तो एक्सेलरेशन की रेशियो आप अगर फाइंड करना चाहें जस्ट लाइक a2 ओवर a1 तो आपके पास आएगा, चले हम इसको पहले इस तरह लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ 2 ओवर स्लोप ऑफ ग्राफ 1। अब स्लोप 2 की ग्राफ से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, a2 से लिखेंगे, और स्लोप ऑफ ग्राफ 1 एक्सेलरेशन 1 एंड दैट इज इक्वल टू a2 को आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री और a1 को आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। देखिए फर्स्ट ग्राफ का जो एंगल है वो 30 है और सेकंड का 60 है, तो ये रेशियो आप ले लेंगे। सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की रेशियो आएगी दैट बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 over 1 over square root 3 and that is equal to square root 3 square over 1 and 3 over 1 और 3 रेशो 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सेलरेशन की रेशियो है इस ग्राफ की अगर हम बात करें। इसी तरह जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज मोर रेजिस्टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन डिफरेंट ग्राफ आपको दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसमें से पूछा ये गया आपसे कि कौन से ग्राफ की रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्लोप चेक करेंगे। इन दिस केस स्लोप ऑफ ग्राफ विच इज इक्वल टू v ओवर आई y ओवर x, और v ओवर आई स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस के। तो दैट मीन कि यहाँ पे स्लोप हमें क्या देगी? रेजिस्टेंस। अब जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और स्लोप हम जानते हैं कि टेन थीटा से मेजर होती है या सिंपल थीटा से भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि स्लोप को आप सिंपल थीटा से चेक कर लें। तो जो फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास इसका एंगल कम बन रहा है, सेकंड का एंगल ज्यादा है, थर्ड का उससे ज्यादा है, तो जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा होगी हमारे पास, और जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो क्या ये बात हम कर सकते हैं कि हमारे पास इन तीन ग्राफ में जो रेजिस्टेंस है वो ग्राफ 3 की ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राफ 2 एंड ग्राफ 1। एंड व्हाट अबाउट कंडक्टेंस? कंडक्टेंस के बारे में आप जानते हैं कि कंडक्टेंस का जो रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ वो इनवर्स है, या कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर आप कंडक्टेंस बताएं इसमें तो फिर हमारे पास जो कंडक्टेंस 3 है दैट इज लेस देन कंडक्टेंस 2 एंड दैट इज लेस देन कंडक्टेंस 1। तो कंडक्टेंस जो है स्टूडेंट्स वो ग्राफ 1 की सबसे ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस जो है वो ग्राफ 3 की सबसे ज्यादा होगी। ये हमारे पास ग्राफ 3 है और ये ग्राफ 2 और ये 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज लीस्ट कंडक्टेंस। अब इसमें देखें इस ग्राफ में और इस ग्राफ में एक डिफरेंस है।
अगर इसको देखें तो ये VI ग्राफ है और ये IV ग्राफ है। यहाँ y एक्सिस पे वोल्टेज और x एक्सिस पे करंट है, यहाँ पे y एक्सिस पे करंट और x एक्सिस पे वोल्टेज लिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू I ओवर V, और I ओवर V इक्वल होता है 1 ओवर रेजिस्टेंस, और 1 ओवर रेजिस्टेंस मीन कंडक्टेंस। तो यहाँ इस ग्राफ की जो स्लोप है उसे आप मिलेगी, आपको कंडक्टेंस मिलेगी। तो दैट मीन कि जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ये हमारे पास ग्राफ 1, ये हमारे पास ग्राफ 2 और ये हमारे पास ग्राफ 3। तो इस केस में ग्राफ 3 की स्लोप ज्यादा है, तो जो कंडक्टेंस है ग्राफ 3 की दैट इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ ग्राफ 2 विच इज ग्रेटर देन ग्राफ 1। तो क्योंकि स्लोप यहां कंडक्टेंस दे रही है, इसलिए यहां पे हम बात करेंगे कि कंडक्टेंस 3 की ज्यादा है, और जो ग्राफ 1 है हमारे पास उसकी कंडक्टेंस क्या है स्टूडेंट, सबसे कम है। तो यहाँ क्योंकि आपसे पूछा गया था कि लीस्ट कंडक्टेंस किसकी है, तो वो ग्राफ 1 बनेगा। इसी के साथ अगर आपको रेजिस्टेंस बतानी हो तो रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ 3 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ 2 विच इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ 1। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो MD-CAT में आते हैं या आ सकते हैं, इन्हें आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट ग्राफ और उनकी स्लोप, कि स्लोप किस तरह कैलकुलेट की जाती है और स्लोप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ग्राफ देखें, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और इसकी जो स्लोप है वो 0 होती है। तो याद रखना है आपने, इस ग्राफ की जो स्लोप है हॉरिजॉन्टल लाइन की वो हमेशा 0 होगी। अब क्यों 0 होगी, क्योंकि स्लोप हमने पढ़ा है कि वो इक्वल होती है चेंज अलोंग y एक्सिस ओवर चेंज अलोंग x एक्सिस। अब देखें तो ये ग्राफ y एक्सिस के ऊपर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, x एक्सिस पे आ रहा है। तो क्योंकि y एक्सिस के ऊपर यानी इस ग्राफ में कोई राइज नहीं आ रहा, तो जैसा कि स्लोप की डिफरेंट इक्वेशन मैंने आपको बताई, उस इक्वेशन से भी आप चेक कर सकते हैं। स्लोप को हम tan थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ग्राफ का एंगल क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एंगल 0 लेंगे, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। पहली चीज तो y एक्सिस पे चेंज नहीं आ रहा, तो 0 ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि स्लोप जो है वो इक्वल है tan थीटा के, और यहां इसका एंगल जो है वो 0 बन रहा है, तो tan 0 क्या होता है हमारे पास 0। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 0 होगी। ग्राफ नंबर 2 हमारे पास है, इस ग्राफ की स्लोप की क्या जो है वो कैलकुलेशन देखते हैं कि स्लोप हमारे पास क्योंकि इक्वल है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब इसमें देखें तो सिर्फ राइज आ रहा है, इसमें रन नहीं आ रहा, यानी x एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो क्योंकि x एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। तो इस ग्राफ की स्लोप जो है वो इंफिनिटी होगी, या इसे आप मैक्सिमम कंसीडर कर सकते हैं। और वैसे अगर इसकी एंगल से कैलकुलेशन करें तो स्टूडेंट्स इसका एंगल x एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो स्लोप जो है वो इक्वल होती है tan थीटा के, tan 90 आप लेंगे तो इससे भी आपको आंसर क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो देखा आपने कि स्लोप जो है वो डिफरेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, आप किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फार आपको ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो मैक्सिमम या इनफाइनाइट होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास डिफरेंट ग्राफ है, बट ये एक आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है, इसे आपने सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एंगल कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, उसके बाद रेशो आपने खुद लेनी है। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ 1 और ये ग्राफ 2। ग्राफ 1 का जो एंगल है विद x एक्सिस वो 30 है। ग्राफ 2 का जो एंगल है वो विद x एक्सिस आपको नहीं दिया गया, बल्कि वो दिया गया है विद y एक्सिस। तो क्योंकि आप जानते हैं कि x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर y एक्सिस के साथ किसी ग्राफ का एंगल गिवन हो तो x एक्सिस के साथ जब आप एंगल फाइंड करेंगे तो वो होगा टोटल एंगल जो होता है ना x और y का, वो 90 होता है। 90 में से वो एंगल माइनस कर दें जो y एक्सिस के साथ बन रहा है, तो 90 माइनस 30 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पे x एक्सिस के साथ दोनों ग्राफ का एंगल देखेंगे हम। फर्स्ट ग्राफ का जो एंगल है विद x एक्सिस वो क्या है, 30 डिग्री, और सेकंड ग्राफ का जो एंगल है विद x एक्सिस वो क्या है, 60 डिग्री। और आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस से 30 है तो फिर x एक्सिस से 60 होगा, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो x और y के दरमियान वो कितना है, 90 है। सो अब आपको दोनों एंगल गिवन है और कंडक्टेंस फाइंड करनी है, कंडक्टेंस की रेशो और रेजिस्टेंस की रेशो फाइंड करनी है। तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है आपको कि आप सॉल्व करते हुए, अच्छा जो स्लोप है इस ग्राफ की वो क्या मिलेगी आपको, स्लोप से आपको मिलेगी कंडक्टेंस,
y ओवर x होता है तो i ओवर v विच इज इक्वल टू कंडक्टेंस। अब हमें क्योंकि कंडक्टेंस की रेशियो लेनी है तो g1 ओवर g2, दैट मीन स्लोप ऑफ ग्राफ 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ग्राफ 2। अब देखें ग्राफ आपके पास 1 जो है उसकी स्लोप किस तरह निकालेंगे आप, tan 30, ग्राफ 1 का एंगल लेंगे विद एक्स एक्सिस, और नीचे स्लोप ऑफ ग्राफ 2, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो इक्वल होगी tan 60 के। अब नेक्स्ट आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1/3 जी, 1/3 आएगा। इसी तरह R1 रेशो R2 आपके पास क्या आएगी, इसे भी आपने सॉल्व करना है। अब रेजिस्टेंस का क्योंकि कंडक्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है तो इसी रेशो को आप इन्वर्ट कर लें, ये आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 3/1 या फिर 3:1। तो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्राफ नंबर 3 पे। हम बात कर रहे थे स्लोप की। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है, वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो मैक्सिमम होती है या इनफाइनाइट होती है। अब यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंट कर्व ड्रॉ किए हैं मैंने। अब इस केस में हम स्लोप की कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, क्या इस केस में भी स्लोप जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो वो हमें किस तरह पता चलेगा। देखिए यहाँ जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, तो उस केस में स्लोप चेंज हो रही होगी। अब स्लोप की कैलकुलेशन किस तरह करनी है, तो इस ग्राफ को आप देखें ये किसकी तरफ बेंड हो रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसमें राइज बढ़ता जा रहा है, तो इसकी स्लोप इंक्रीज हो रही है। ऐसे ग्राफ की स्लोप बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है जो वाई की तरफ बेंड हो, और जो एक्स की तरफ बेंड होगा उसकी स्लोप कम हो रही होती है। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। और स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ जो है ये डिक्रीजिंग स्लोप का है। हाँ, इसे एक और तरीके से भी चेक किया जा सकता है। वो मेथड ये है स्टूडेंट्स कि आपने इनिशियली एक्स एक्सिस के साथ यहां पे एंगल देखना है, इस पॉइंट पे चेक कर ले, फिर आप एक और पॉइंट ले लें यहां पे और एक्स एक्सिस या इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें आप, इसके साथ दोबारा एंगल देखें तो ये एंगल यहां पे जो बना वो θ1 है पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो θ2 है। इसी तरह यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और यहां पे भी एंगल चेक करें, ये पॉइंट नंबर 3 है, यहां जो एंगल है वो θ3 है। अब आप देखें जैसे जैसे ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है इसका एंगल इंक्रीज करता जा रहा है, और एंगल अगर बढ़े तो स्लोप इंक्रीज होती है, क्योंकि स्लोप को आप मेजर करते हैं tan थीटा से, या सिंपल थीटा आप याद रख सकते हैं। सो स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो अगर किसी ग्राफ में एंगल इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन कि उसकी स्लोप इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज अ ग्राफ विद इंक्रीजिंग स्लोप। वो किसी भी दो क्वांटिटी के दरमियान हो सकता है, बट अभी आपको डिफरेंट कर्व जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं इनके केसेस आपने याद कर लेने कि कौन सा ग्राफ है जिसमें स्लोप बढ़ रही है, कौन सा ग्राफ है जिसमें स्लोप कम हो रही है। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो सेम वही मेथड है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आप देखें इसका एंगल, लेट्स से ये θ1 है, यहां पे हम चेक करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यहां पे एंगल चेक करें, ये θ2 हो जाएगा। यहां पे आप चेक करना चाहते हैं तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और यहां एंगल चेक करें तो ये θ3 हो जाएगा। अब देखें जैसे जैसे ये ग्राफ प्रोसीड कर रहा है तो एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। अब स्लोप और एंगल का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एंगल कम हो रहा है तो फिर स्लोप भी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसकी जो स्लोप है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और वैसे मैंने एक और तरीका आपको बताया कि अगर ग्राफ बेंड हो रहा हो वाई एक्सिस की तरफ तो उसकी स्लोप इंक्रीज होगी, और अगर वो बेंड हो रहा हो वाई एक्स एक्सिस की तरफ तो उसकी स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगी। अब कुछ और ग्राफ है हमारे पास, लेकिन उन ग्राफ पे जाने से पहले एक चीज और आप देख लें स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 टू 360 डिग्री। अब अगर आपका ग्राफ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जैसा कि ये ग्राफ है, अब इसके लिए एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y और x दोनों पॉजिटिव होते हैं। याद रखिएगा दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, क्योंकि स्लोप जो है वो y ओवर x है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो इस केस में स्लोप क्या होगी, इस केस में स्लोप होगी पॉजिटिव। एक तो हमें ये देखना है कि स्लोप 0 कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, इंक्रीजिंग स्लोप कब होगी, डिक्रीजिंग स्लोप कब होगी। दूसरा हमें यह भी याद रखना है कि स्लोप कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है, तो हमें वहां बताना पड़ता है कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो याद रखना है आपने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ है, यानी ग्राफ का एंगल अगर लेस देन 90 है तो उसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
इसी तरह आपका ग्राफ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि y पॉजिटिव होता है और x जो है वो नेगेटिव होता है। अब क्योंकि स्लोप y ओवर x है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहां स्लोप नेगेटिव आएगी। और ये एंगल अगर बात की जाए तो ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो इस केस में जो स्लोप है स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर ग्राफ हम ड्रॉ करें इस तरह, तो ये जो एंगल है ये एंगल स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप रिकॉल करें कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे एक्स और वाई वो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अब क्योंकि स्लोप है y ओवर एक्स, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो स्लोप यहां पे क्या आएगी, अगेन पॉजिटिव आएगी। तो अगर आपका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है तो उसकी स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगी। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपका ग्राफ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इसमें से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर दोनों में से एक नेगेटिव हो जाए तो स्लोप नेगेटिव हो जाती है। और वैसे यहां पे अगर हम एंगल की बात करें तो दैट इज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, और इस केस में स्लोप हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी नेगेटिव। तो याद रखना है ये वाला पार्ट भी ग्राफ का हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला पार्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑन। तो अब हम चलते, जैसा कि इस ग्राफ के एग्जांपल में ये ग्राफ नंबर 5 दिया हुआ, तो ये मैंने 8 ग्राफ बनाए हैं, 1 2, दिस इज ग्राफ नंबर 3 4 5 6 7 एंड 8। इन 8 ग्राफ के बिहेवियर को आपने याद रखना है कि किसमें स्लोप इंक्रीज हो रही है, किसमें स्लोप डिक्रीज हो रही है, किसमें स्लोप पॉजिटिव है और किसके अंदर स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो ग्राफ नंबर 5 को अगर हम देखें, एक तो स्टूडेंट्स यहां पे आप एंगल चेक कर सकते हैं। अगर हम एंगल चेक करें ये वाला एंगल, तो ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। दैट मीन कि जब एंगल 90 से ज्यादा होगा, ये वाला केस है, इस तरह का ग्राफ है, तो स्लोप हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। तो यहां पे स्लोप नेगेटिव होगी। अच्छा, स्लोप नेगेटिव होगी लेकिन है कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो कांस्टेंट होती है। ये भी बात आपने याद रखनी है कि क्योंकि उसमें एक ही एंगल होगा, जो भी होगा वो फिक्स रहेगा, होगी कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव होगी। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ और कौन कौन से हैं, जैसा कि ये वाला ग्राफ है, इसकी स्लोप कांस्टेंट होगी लेकिन पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका एंगल जो है वो लेस देन 90 है। यहां पे आ जाएं, इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसकी भी स्लोप कांस्टेंट होगी। जीरो है, जीरो भी इन अ स्पेशल केस कांस्टेंट होता है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्राफ नंबर 6 को हम देखते हैं। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है। अब याद रखना है आपने कि जब भी ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ बेंड होगा स्लोप इंक्रीज करेगी, और अगर एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होता है तो स्लोप डिक्रीज करेगी। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप इमेजिनरी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया करें, यहां पे आप ड्रॉ करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर एक एंगल आपके सामने है θ1, यहां पे ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक एंगल यहां पे बन रहा है θ2, और इसी तरह यहां पे आप ड्रॉ करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहां पे भी एक एंगल बन रहा है θ3। अब देखें जैसे जैसे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है थीटा इंक्रीज कर रहा है, और हमने यही पढ़ा कि जो स्लोप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगी। अब इस ग्राफ के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग स्लोप को शो कर रहा है। अब ये ग्राफ आपको आगे डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेशन में आएंगे, तो आपने याद रखना है, जैसे यहां पे इस ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है, इस ग्राफ की हम बात करें तो इसकी स्लोप इंक्रीजिंग है। अब इस ग्राफ को देखें स्टूडेंट्स, ये y से x की तरफ जा रहा है, तो जब भी ग्राफ x की तरफ बेंड होता है तो स्लोप डिक्रीज होती है, y की तरफ बेंड होता है तो स्लोप इंक्रीज होती है। अब ये ग्राफ x की तरफ बेंड हो रहा है तो इसकी स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग स्लोप। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, तो आप देखें एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, वाई एक्सिस ड्रॉ करें, यहां पे एक एंगल बन रहा है आपके सामने θ1, फिर आप इस जगह पे देख लें, यहां पे एक एंगल बन रहा है θ2, फिर आप यहां पे देख लें, यहां पे एक एंगल बन रहा है θ3। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं एंगल डिक्रीज कर रहा है, और क्योंकि स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, सो थीटा डिक्रीज कर रहा है तो मतलब स्लोप डिक्रीज कर रही। तो दैट इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब अ ग्राफ की स्लो इंक्रीजिंग स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है। तो ये जो 8 ग्राफ मैंने आपको बताए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेशन आएगी जिसको आपने आगे चल के बताना होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के केस में याद रखें कि स्लोप कांस्टेंट होती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी।
जैसा कि ये देखें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसकी स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है क्योंकि एंगल ग्रेटर देन 90 है। और इस केस में देखें तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका एंगल लेस देन 90 है, तो इसकी स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स? स्लोप होगी इसकी पॉजिटिव और क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म स्लोप होगी। अब इससे जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म। जैसा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, ये वाला ग्राफ, तो उसकी स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगी और ये ग्राफ डिस्क्राइब करेगा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ मैंने यहां पे मेंशन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर तो कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसा कि फर्स्ट सेकंड में उसने कवर किया 5 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में भी उसने मजीद 5 मीटर कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में उसने मजीद 5 मीटर कवर किया, तो बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ की जो स्लोप है उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलनी है? तो स्लोप विल बी इक्वल टू y over x डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम विच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल रही है और इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बॉडी का ग्राफ है जिसमें एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और पॉजिटिव होगी। यहां पे आ जाए नेक्स्ट एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो खैर मैं यहां पे भी डिस्कस कर लेता हूं। इसके अंदर मैंने डिफरेंट ग्राफ ऑलरेडी बना दी है, 4 ग्राफ बनाए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, सेकंड ग्राफ कर्व है, वाई की तरफ बेंड हो रहा है, थर्ड ग्राफ हमारा ये भी कर्व है लेकिन एक्स की तरफ बेंड हो रहा है, और फोर्थ ग्राफ जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए पहले तो हम देखते हैं इस ग्राफ नंबर 4 को। ग्राफ नंबर 4 क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, जो भी एक वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। तो वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ ना राइज कर रहा है ना रन कर रहा है, तो वाई एक्सिस के ऊपर क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी मौजूद है? डिस्प्लेसमेंट। तो दैट मींस कि बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे तो वो क्या होती है? रेस्ट में होती है। तो ग्राफ नंबर 4 तो डिस्क्राइब कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कि बॉडी रेस्ट में है। अब हम आते हैं ग्राफ नंबर 1 के ऊपर। ग्राफ नंबर 1 को अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें हम कहते हैं कि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो क्या हम ये बात कर सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यस। और ग्राफ नंबर 2 को देखें, ये कांस्टेंट स्लोप है ग्राफ नंबर 1 की, और स्लोप कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। अब ग्राफ नंबर 2 को देखें तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ये वाली कांस्टेंट स्लोप है ग्राफ नंबर 1 की, और स्लोप से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। जबकि ग्राफ नंबर 2 की अगर बात करें तो ये ग्राफ वाई की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ जब भी ग्राफ बेंड होगा तो वो इंक्रीजिंग स्लोप होगी। अब क्योंकि मल्टीपल टाइम हम काफी सारी ग्राफ जो है वो इस तरह के डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको ग्राफ देख के पता लग जाना चाहिए कि ग्राफ की स्लोप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां पे इस केस में देखिए ये ग्राफ वाई की तरफ जा रहा है, तो इसका एंगल टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग स्लोप है। अब ये इंक्रीजिंग स्लोप है तो मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही हो टाइम के साथ तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव भी है और वेरिएबल भी है। ठीक हो गया। इंक्रीजिंग, वेरिएबल मतलब या तो डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है, तो यहां वेरिएबल मतलब इंक्रीजिंग है। ये वाई की तरफ जा रहे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ज्यादा कवर हो रहा है, सो वेलोसिटी इंक्रीज। स्लोप इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, सिंपल याद रखें। ग्राफ नंबर 3 की तरफ आते हैं, तो ये देखें ये बेंड हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। अब एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होगा तो स्लोप क्या होगी? डिक्रीज होगी टाइम के साथ। अब डिक्रीजिंग स्लोप मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है? डिक्रीजिंग स्लोप मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये इस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन है। ये 4 ग्राफ आपके सामने थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इससे हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन ड्राइव की। अब देखिए ये वाला ग्राफ, इसमें आपने बताना है कि O to A क्या बिहेवियर है, A to B क्या बिहेवियर है, एंड देन B to C क्या बिहेवियर है। देखिए O to A हम कह सकते हैं कि जो है ना वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो O से A जो है ये पोर्शन शो कर रहा है किसको?
यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो यहां पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि ग्राफ का ओ से ए पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। फिर हम देखते हैं ए टू बी। अब ए टू बी ग्राफ का पोर्शन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहां पे ग्राफ नंबर 2 है। तो इस केस में देखें स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब स्लोप अगर इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। तो यहां पे आप कहेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और बी टू सी अगर हम बात करें तो बी टू सी देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, ये ग्राफ नंबर 4 है, ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो दैट मींस के बॉडी इज एट रेस्ट। तो देखा आपने एक ही ग्राफ में 3 डिफरेंट पोर्शन जो है वो 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें ओ से ए जो है वो यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। उसके बाद ए टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें आपको स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करनी है इस पोर्शन की, ए बी पार्ट की तो स्लोप होगी 0। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 0 होती है, और स्लोप 0 हो तो मतलब वेलोसिटी भी 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। स्लोप 0 वेलोसिटी 0। सो ए से बी तो स्लोप है 0। ओ से ए स्लोप क्या होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स ओ से ए जो है वो स्लोप लिखी जा सकती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखिए अब इसमें y2 हमारे पास इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट A है, तो इस पे जो वैल्यू होगी y एक्सिस पे वो y2 होगी, उसे आप लिखेंगे 10, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0। नीचे जो है x2, यहाँ पे नीचे देखें 2 है, और इनिशियल पॉइंट ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0। तो आंसर आपके पास आएगा 10/2, विच मीन्स ये आएगा 5। अब स्लोप 5 आई तो स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन देगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो आपको वेलोसिटी बता रही है। तो दैट मीन्स के ये 5 मीटर पर सेकेंड। सो बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर वो वैल्यू मेंशन कर दे तो आपसे इंफॉर्मेशन वो पूछ सकता है कि वेलोसिटी कितना है इस बॉडी की, ओ से लेकर ए तक। और ए से बी तक क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ग्राफ की जो स्लोप है वो 0 है। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक समरी मैंने तैयार की है। ये डिफरेंट ग्राफ है, हमारे पास 7 डिफरेंट ग्राफ हैं। इन 7 डिफरेंट ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट की क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, वेलोसिटी की क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, और एक्सेलरेशन की क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें बॉडी रेस्ट में है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो बॉडी रेस्ट में है। अब बॉडी रेस्ट में हो तो स्लोप क्या आएगी स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0 है। अब स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ ग्राफ किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के। यहां से आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्लोप क्योंकि y एक्सिस ओवर x एक्सिस है, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो यहां पे स्लोप 0 इस ग्राफ की और वेलोसिटी 0। नेक्स्ट इस ग्राफ पे आ जाए, यहां पे स्टूडेंट्स देखें स्लोप जो है वो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, ये डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ इक्वली इंक्रीज कर रहा है, सो इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, अब इस केस में जो है वो स्लोप क्योंकि कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, तो स्लोप अगर यूनिफॉर्म हो, स्ट्रेट लाइन की स्लोप मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म होती है या कांस्टेंट होती है, दैट मींस के बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब इन दोनों इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेलरेशन की क्या आंसर आएगा, देखिए वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्योंकि इक्वल होता है डेल्टा v ओवर टी। वेलोसिटी 0 हो या उसमें चेंज 0 हो, तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। इसका मतलब इस ग्राफ में बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। और इस ग्राफ में बॉडी के पास वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन इस केस में 0 होगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट है, तो उसमें चेंज नहीं आ रहा। अब इस ग्राफ में हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, यहां ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है, ये बात भी याद रखिएगा। इसमें देखिए तो यहां भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यहां पे भी स्लोप जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन क्योंकि इसका एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसकी स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो स्लोप जो है वो यूनिफॉर्म होगी लेकिन नेगेटिव होगी। अब स्लोप यूनिफॉर्म है, नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी भी क्या है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म है लेकिन नेगेटिव है। और इसी तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन है, अगेन यहां पे हम क्या लेंगे 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कोई भी आ जाए इन तीनों में से, तीनों केसेस में जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो 0 होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इस ग्राफ की तरफ। तो इसमें देखें स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब शुरू में ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और बाद में
इसमें इंक्रीज कम हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। व्हाट अबाउट स्लोप? अब देखिए स्लोप क्या होगी इस ग्राफ की। तो स्लोप की अगर बात करें तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अब ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ अगर बेंड हो तो मैंने क्या बताया कि स्लोप डिक्रीजिंग होती है। सो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग स्लोप है, इसलिए हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब चेंज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन होता है, डेफिनेटली यहां पे हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ बेंड हो रहा है वाई एक्सिस की तरफ, अब वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज कर रही। यहां पे हम क्या लिखेंगे कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और ये भी तो वेरिएबल होगा ना स्टूडेंट्स, वेलोसिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो दोनों केसेस में वेरिएबल वेलोसिटी होती है। और इस केस में भी एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। और ये वाला ग्राफ अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट की क्या इंफॉर्मेशन है, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। अब ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट को आप देखें नीचे की तरफ जाते हुए डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो यहां डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली होगा, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो यूनिफॉर्म डिक्रीज आता। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। अब डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। व्हाट अबाउट स्लोप? अब देखिए यही ग्राफ यहां पे हमने डिस्कस किया कि इस केस में स्लोप इंक्रीज कर रही है। अब स्लोप इंक्रीज कर रही है लेकिन नेगेटिव में, तो यहां पे हम कहेंगे कि स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रही है। और कैसे इंक्रीज कर रही है? क्योंकि ग्राफ वाई की तरफ बेंड हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीज है, इंक्रीजिंग है लेकिन नेगेटिव में है। सो लिहाजा हम कहेंगे यहां पे वेलोसिटी जो है वो नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है। सो नेगेटिवली इंक्रीजिंग है। अब वेलोसिटी फिर से चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो वेरिएबल होती है, तो एक्सेलरेशन इस केस में भी नॉन जीरो होगा। और हमारे पास जो लास्ट ग्राफ है, ग्राफ नंबर 7, इसमें देखें तो ये ग्राफ बेंड हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसकी डिक्रीजिंग स्लोप है। अच्छा, पहली चीज तो ये कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम कवर हो रहा है, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, और स्लोप भी डिक्रीजिंग है इसकी। सो स्लोप के बारे में हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, और ये नेगेटिव होगा। और इस केस में जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी और नॉन यूनिफॉर्मली होगी। बस ये बात आप याद रखेंगे, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म डिक्रीज या इंक्रीज आता है, जैसे कि इस केस में यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है, इस केस में यूनिफॉर्म डिक्रीज आ रहा है। और अगर ग्राफ कर्व हो जाए तो उस केस में जो चेंज होता है वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं होता। और इस केस में भी हमारे पास क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वेरिएबल हो गई वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। इसी के साथ अब हम मूव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। जी, तो जैसा कि हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है उसे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, और जो एरिया है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। सो यहां से देखते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम। तो जो स्लोप ऑफ ग्राफ है दैट इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, सो वी ओवर टी, विच विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो स्लोप का मतलब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन होगा। एंड एरिया ऑफ दिस ग्राफ is equal to v multiplied by t, which is numerically equal to the distance। तो इस ग्राफ का जो एरिया है मैग्नीट्यूड में वो किसके इक्वल होगा, या न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है ताकि हम डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ को सीख सकें, समझ सकें। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और हैं स्टूडेंट्स, कि अगर तो किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो दैट मींस कि उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव होगा। तो अब ये ग्राफ आपके सामने है, इसमें देखिए फर्स्ट ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, वो प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखें आप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस के बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू है वेलोसिटी की जो चेंज नहीं हो रही, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। अब स्लोप क्या होगी, तो वो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो ग्राफ की स्लोप है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, जीरो होती है। और अगर आप एंगल से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका एंगल जीरो है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेन जीरो क्या होता है, 0 डिग्री, सॉरी 0 वैल्यू आएगी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि स्लोप इक्वल है किसके, एक्सेलरेशन के। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच विल बी इक्वल टू v ओवर t एंड दैट इज इक्वल टू a।
तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। सो स्लोप अगर जीरो है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। सेकंड ग्राफ पे आ जाए। इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज आ रहा है किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। सो अगर तो किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली इंक्रीज करे तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा। तो यहां पे हम देखते हैं वेलोसिटी की क्या इंफॉर्मेशन देंगे हम, कि वेलोसिटी जो है इस केस में इंक्रीज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमेशा याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म चेंज आता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। अब स्लोप से अगर हम बात करें तो क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल लेस देन 90 है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो यहां पे देखें एंगल इज लेस देन 90 एंड स्लोप इज पॉजिटिव। सो स्लोप इज पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। अब स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और स्लोप यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्लोप ही तो इक्वल है किसके, एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा, और क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा। अब यही ग्राफ जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में पढ़ा था, यानी वाई एक्सिस पे जब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और सेम ग्राफ हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो बनता था। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और पॉजिटिव होगा। अब यहां पे देखें ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यूनिफॉर्म चेंज आएगा। इसके अंदर क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ है और एंगल अगर आप देखें तो एंगल जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट और स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव होगी। तो यहां पे हम बात करते हैं कि क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। स्लोप की बात करें तो स्लोप क्योंकि यहां पे नेगेटिव है लेकिन यूनिफॉर्म है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्लोप होगी। सो एक्सेलरेशन, स्लोप नेगेटिव मीन एक्सेलरेशन नेगेटिव, और यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा लेकिन नेगेटिव होगा, जिसे आप रिटार्डेशन या डिसलेरेशन भी कह सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारा ग्राफ जो है, इसमें ग्राफ बेंड हो रहा है वाई एक्सिस की तरफ। अब अगर ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ बेंड होगा, एंगल इंक्रीज करेगा, तो आप जानते हैं कि स्लोप उसकी इंक्रीज करेगी। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी अब इंक्रीज हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज होती है जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां वेलोसिटी क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी की तरफ बेंड हो रहा है, सो इंक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली। वेरिएबल है वेलोसिटी, अब वेरिएबल हो तो एक्सेलरेशन तो होगा, जीरो तो नहीं होगा। सो स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। स्लोप अगर इंक्रीज कर रही है, अच्छा स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। अब एक्सेलरेशन क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन वेरिएबल है। इसी तरह इस ग्राफ की बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। अब जब ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होता है तो स्लोप क्या होती है स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग स्लोप होती है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली। ये भी देखें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, बट नॉन यूनिफॉर्मली क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। और स्लोप की बात करें तो पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ बेंड हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी डिक्रीजिंग स्लोप। अब स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग को हम वेरिएबल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ग्राफ है, इसमें देखें तो ग्राफ जो है वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। तो वाई एक्सिस की तरफ जब भी ग्राफ बेंड होता है हम कहते हैं स्लोप इंक्रीज हो रही है। अच्छा नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ तो ये नेगेटिव भी होगी स्लोप। तो यहां पे हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है दैट इज डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी डिक्रीज, नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी जब भी डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो समझ जाए कि इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और स्लोप की हम बात करते हैं, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। और इस केस में जो है स्लोप नेगेटिव भी है और इंक्रीज भी कर रही है। इंक्रीज किस सेंस में, वाई की तरफ बेंड हो रहा है, सो स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, नेगेटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि स्लोप ही इक्वल है किसके, एक्सेलरेशन के। लास्ट ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बेंड हो रहा है किसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, तो स्लोप तो इसकी डिक्रीज हो रही है, और नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है। सो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी बट नॉन यूनिफॉर्मली। हर वो केस जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज होगा। तो डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। स्लोप की बात करें तो इसमें भी स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी, और क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जाए, और डिक्रीजिंग होगी क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। अब स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव नॉन जीरो, और स्लोप डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये वाले ग्राफ जो है एमसीक्यू में आए हुए हैं, एमडीकैट एमसीक्यू में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी चीज को जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी के साथ हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे और उससे हम निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो इनिशियली जब आप किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो बॉडी ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है और फिर वापस आती है। अब डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, पहले ऊपर की तरफ कवर हुआ फिर नीचे की तरफ कवर हुआ, और क्योंकि वो सेम रेफरेंस पॉइंट पे वापस आ गई बॉडी तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो लिया जाता है। तो जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम ये बात पढ़ते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है यहां से लेकर पॉइंट ओ से लेकर ए तक ये शो कर रहा है कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद ये जो पोर्शन है ग्राफ का ये शो कर रहा है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कंसीडर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग है। इसमें देखें, लेट्स सपोज आप इनिशियली कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं बॉडी को, 20 मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं कि जैसे ही किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वो बॉडी रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगी और नीचे की तरफ बॉडी आएगी। जब बॉडी जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लेटर ऑन समझेंगे कि हर सेकंड के अंदर अगर तो अपवर्ड आप थ्रो करते हैं तो एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी कम होती है 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप टोटल उसे 20 मीटर पर सेकंड दे रहे हैं तो एक सेकंड के बाद उसके पास वेलोसिटी रह जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो ये अगर तो 20 मीटर पर सेकंड तो 2 सेकंड के बाद बॉडी जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ये टाइम है एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी, इस दफा इंक्रीज करेगी लेकिन नेगेटिवली। तो वाई एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ जाए तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है। सो ये ग्राफ शो कर रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ये अपवर्ड मोशन को शो कर रहा है कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, और ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड मोशन को कि जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि रिवर्स हुई है वेलोसिटी तो ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? अब डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, तो यहाँ पे देखें वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लेना है और एक्स एक्सिस पे हमने लेना है टाइम। तो जब हम स्टार्ट में थ्रो करते हैं बॉडी को अपवर्ड, तो बॉडी जो है जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वो स्लो होती चली जाती है। तो इनिशियली तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, जैसे पहले सेकंड में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे सेकंड में उसका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ स्लोप डिक्रीजिंग है, इसकी वेलोसिटी भी कम, स्पीड उसकी कम होती जाएगी। तो ये वाला पोर्शन जो है ओ से लेकर ए तक ये शो कर रहा है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया ऊपर जाते हुए। ए से लेकर बी तक ये वाला पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जब बॉडी नीचे की तरफ डिस्टेंस कवर करेगी। बहरहाल क्योंकि डिस्टेंस है तो इसमें डिस्टेंस हमेशा सिर्फ ऐड ही होता है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में हमने रिवर्स किया था इसमें रिवर्स नहीं करेंगे, हम आगे ही लेके चलेंगे इसको। तो ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वर्टिकल थ्रोन बॉल का, और इसी से स्पीड टाइम ग्राफ निकालते हैं हम। तो ये देखें, इनिशियली जब बॉडी अपवर्ड जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है। स्पीड कम हो रही है तो ग्राफ नीचे आएगा, नीचे की तरफ स्पीड कम होती है, और ये वो पॉइंट है जहां स्पीड क्या हो गई, जीरो। यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। अब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो स्पीड दोबारा इंक्रीज करेगी। अब स्पीड क्योंकि स्केलर है तो उसे नेगेटिव में ले जाने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर की तरफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये उसका इक्विवेलेंट स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये आपने देखा हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उनकी स्लोप से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमने की। अब छोटा सा पोर्शन रह गया जिसमें हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप और एरिया की बात करेंगे, और 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं जिसके इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पेपर में आते हैं तो उसकी हम बात करेंगे। सो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें जल्दी से जी। तो नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम, इसकी स्लोप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी और एरिया से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
तो जैसा कि आप जानते हैं y ओवर x, तो ये हमारे पास आएगा a ओवर t, डेल्टा a ओवर डेल्टा t। स्टूडेंट्स इसे डिफाइन किया जाता है एज जर्क। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर एमडी कैट कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है दैट इज डेल्टा a ओवर t क्या प्रोवाइड करती है आपको, जर्क प्रोवाइड करती है। इसी तरह हम बात करते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा a मल्टीप्लाई बाय t। मल्टीप्लाई कर दें आप y को x से, और ये स्टूडेंट्स इक्वल आएगा चेंज इन वेलोसिटी। सो जो एरिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वो क्या चीज प्रोवाइड करेगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी। इसी के साथ दो ग्राफ है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसके इक्विवेलेंट हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वो इसी के साथ हमने डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले। जैसा कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास है ये वाला, जिसमें हमने बात की कि बॉडी की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज आ रहा है वेलोसिटी में, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के जो इसका इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा वो क्या होगा। तो इस ग्राफ की अगर बात करें तो क्या हमने पढ़ा इसके बारे में कि इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्लोप यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है और यूनिफॉर्म भी है। तो पॉजिटिव है तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे, और यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाला हो तो इस केस में भी देखें, क्योंकि यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो इसका जो इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा वो स्टूडेंट्स किस तरह से बनेगा, वो हमारे पास आएगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी लेकिन नेगेटिव में आएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन होगा और उसका इक्विवेलेंट आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा।